काव्या जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके आसपास जो शौर्य दल के युवा मेंबर थे वो इस बात का दुख मना रहे थे कि काव्या ने उन्हें अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया। तभी काव्या जमीन से उठने ही वाली थी कि उसे कुछ महसूस हुआ, और फिर जैसे ही उसने अपना सर उठाकर देखा तो वो नजारा देखकर चौंक गई। उसके सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। वैसे तो ध्रुव वहां से जाने वाला था, लेकिन काव्या की रोती हुई शक्ल देखकर उसे उस पर तरस आ गया। फिर ध्रुव ने काव्या को देखते हुए कहा, मुझे रास्ता दो, मैं कोशिश करता हूं। ध्रुव की ये बात सुनकर काव्या हैरान तो थी ही, लेकिन बहुत खुश भी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजे के सामने से हटते हुए कहा, हाँ जरूर। ये कहते ही काव्या ने ध्रुव के लिए जगह बनाई ताकि वो पर्दे को तोड़ने में काव्या की मदद कर सके। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ये साफ बयां कर रही थी कि काव्या ध्रुव के वापस आने से बहुत खुश थी। वहां मौजूद सभी की नजरें इस वक्त ध्रुव पर ही थी। सब देखना चाह रहे थे कि क्या ध्रुव उस मजबूत पर्दे को तोड़ पाएगा। तभी खुद को पर्दे के सामने ले जाते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। सांस लेते हुए उसे अपने हाथ पर शक्तियां मंडराती महसूस होने लगी, जिसके बाद ध्रुव ने आंखें खोलकर अचानक अपना हाथ पर्दे की तरफ बढ़ाया और उस पर जोर से वार किया। ध्रुव का हाथ पड़ते ही वो मोटा पर्दा भी कड़कड़ाते हुए टूट गया। ये देखकर सब दंग रह गए थे। आखिर ध्रुव ने एक ही वार से वो कर दिखाया था जो काव्या पिछले 1.5 घंटे से नहीं कर पा रही थी। पर्दा टूटने के बाद भी ध्रुव का हाथ हवा में ही था, जिसे वो धीरे धीरे नीचे लाया। फिर काव्या से बिना कुछ कहे वो पलटकर इरा के पास चला गया, जो इस वक्त थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। उसे जाते हुए देख काव्या ने थोड़ा डरते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव शुक्रिया, मेरा मतलब माफ करना, मेरा मतलब दोनों। ये सुनकर ध्रुव ने पलटते हुए कहा, ठीक है। उसने काव्या की ओर देखा कि कैसे उसका गुरूर अब चकनाचूर हो गया था। उसकी मुस्कुराहट देखकर भी ध्रुव नहीं मुस्कुराया और सिर्फ अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। दूसरी ओर बड़े दरवाजे के पास अब एक टेबल रख दी गई थी, जहां कलम और एक मोटी सी किताब रखी हुई थी। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठकर सारी खास तकनीकों का हिसाब बना रहा था। दरवाजे के उस पार से जो भी अपने साथ कोई तकनीक लाता, सीधे उस आदमी के पास जाकर साइन कर रहा था। यह हिसाब हर साल रखा जाता था ताकि दल की शक्तियों के बारे में दल के लीडर को बताया जा सके। इस वक्त वहां तकरीबन 10 पहरेदार इकट्ठा हो गए थे ताकि कोई बिना साइन किए तकनीक चुरा ना ले जाए। शौर्य दल के बहुत से युवा मेंबर्स इस वक्त लाइन में लगकर उस आदमी के सामने खड़े हुए थे। वो सभी बारी बारी उस मोटी किताब में तकनीक लिखकर उसके सामने अपना साइन कर रहे थे। शक्ति भवन से तकनीक ले जाने का यही तरीका था जो सबको पहले ही बता दिया गया था। आखिर शक्ति भवन कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि शौर्य दल की शक्तियों और तकनीकों का भंडार था। ये वो शक्तियां और तकनीकें थीं जो सदियों से दल के पूर्वज इकट्ठा करते आ रहे थे। ये शक्तियां और तकनीकें ही शौर्य दल की बुनियाद थी और इसलिए इसकी खास सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। शौर्य दल की एक खासियत थी, इस दल के तकनीकी कागज एक खास तरह के कागज से बने थे। इस कागज पर इस तरह का जादू किया गया था कि अगर कोई बाहर का आदमी इन्हें जोर जबरदस्ती से चुराने की कोशिश करता है तो वो कागज अचानक कोरे हो जाएंगे। इसका मतलब तकनीक का राज ही रहेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर हो और जादू का तोड़ भी जानता हो तो ये जादू किसी काम नहीं आएगा। लेकिन कोई इतना ताकतवर होकर क्लास 1 या 2 की तकनीकें क्यों चुराएगा? इसलिए ये तकनीकें अब तक सुरक्षित है और शायद आगे भी रहेंगी। कम से कम दल के सारे लोग तो यही मानते हैं। लोगों की लाइन लगभग खत्म ही होने वाली थी और अब साइन करने की बारी ध्रुव की थी। उसने आगे आकर अपनी जेब से गहरे लाल रंग का कागज निकाला और उस बूढ़े आदमी को पकड़ा दिया। उस कागज को देखकर वो बूढ़ा आदमी चौंक गया। उसने किताब से अपनी नजर हटाते हुए ध्रुव को देखा और उसे देखते ही सोचा, इस तकनीक की सुरक्षा 9 सितारों वाली ताकत कर रही थी। आखिर इस लड़के में कितनी ताकत है? आखिर ये लड़का कैसे अपनी ताकत से हर बार लोगों को चौंका देता है? ये सोचकर उन्होंने फिर से किताब में देखते हुए उस तकनीक का हिसाब बनाया। किताब में देखते हुए उन्होंने ध्रुव से एक सवाल किया, तुम्हें नियम तो पता है ना? पहला नियम है कि ये कागज गलती से भी किसी और दल के हाथ में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। दूसरा नियम है कि तुम्हें ये कागज 1 साल बाद लौटाना होगा, चाहे तुम तकनीक सीख पाओ
या ना सीख पाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, ये कागज और इस पे लिखी तकनीक हमारे दल की धरोहर है। इसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? उस बूढ़े आदमी से नियम सुनकर ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और फिर चुपचाप वहां से हटकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अगली बारी इरा की थी और ध्रुव इरा के हिसाब होने का ही इंतजार कर रहा था। ये देखकर इरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने अपना तकनीकी कागज उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ाया। इरा को अपने सामने मुस्कुराते देखकर वो बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराने लगा। उसे लगा ये मुस्कुराहट उसके लिए ही थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपनी मोटी किताब में कुछ लिखा। उसे देखकर दीवार के सामने खड़ा ध्रुव चौंक गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये बूढ़ा आदमी मुस्कुरा भी सकता है, क्योंकि इरा के पहले उसने ऐसा एक बार भी नहीं किया था। हल्की सी नाराजगी के साथ ध्रुव ने अपनी उंगलियां चटकाई और चुपचाप खड़ा रहा। वो जानता था कि उस आदमी को कोई कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो शक्ति भवन का रखवाला था। वहां रखी सारी तकनीकों और शक्तियों के हिसाब उसके पास ही थे और इसीलिए वो दल के 3 सबसे बड़े बुजुर्गों में आता था। ध्रुव ने लोगों से सुना था कि इसे दल के लोग पत्थर दिल कहा करते थे और इस आदमी ने अब तक सारे युवाओं से बिना हंसे ही बात की थी, लेकिन ये इरा की तरफ कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रखा था। इस वजह से ध्रुव की ये जानने की इच्छा और बढ़ गई कि आखिर इरा असलियत में थी कौन। ध्रुव को याद आया कैसे हर बार इरा इस सवाल से बच जाया करती थी कि वो कौन है और कहां से आई है, लेकिन वो सवाल अब तक ध्रुव के दिमाग में घूम रहा था। तभी ध्रुव ने देखा कि इरा मुस्कुराते हुए चलकर उसकी तरफ आ रही थी। फिर दोनों साथ चलते हुए शक्ति भवन के मुख्य द्वार से बाहर निकले। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, ध्रुव को ताजी हवा महसूस हुई और उसने रुककर एक गहरी सांस ली, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। लगभग 2 घंटों से वो दोनों शक्ति भवन के अंदर थे, जहां दोनों को घुटन सी होने लगी थी। तभी ध्रुव को गहरी सांस लेते हुए देख एक भारी आवाज ने उससे पूछा, क्या हो गया ध्रुव? ध्रुव ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि अरेंद्र उसके पास ही खड़े थे। अरेंद्र ने ध्रुव और इरा को मुख्य द्वार से जाते हुए देख लिया था और उनका पीछा करते हुए वो यहाँ तक आ पहुंचे। ध्रुव ने देखा कि इस वक्त अरेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और नतीजा जानने का उत्साह भी। ये देखकर ध्रुव ने धीरे से अपनी जेब से एक लाल कागज निकालकर खुशी से चिल्लाया, मुझे वो खास तकनीक मिल गई। वो लाल कागज देखकर ध्रुव के पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी खुशी के साथ ध्रुव से कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है ध्रुव, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम इस तकनीक को हासिल कर पाए। इस वक्त तीनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। इसी खुशी में अरेंद्र ने ध्रुव से आगे कहा, अब जो तुम्हारे पास शौर्य दल की खास तकनीक है, तो तुम भी इस दल के रखवाले बनने के लिए तैयार हो, लेकिन इसके पहले तुम्हें एकलव्य रैंक हासिल करना होगा, जो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत जल्द ही हासिल कर लोगे। पिता की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और वो लाल कागज वापस अपनी जेब में रख लिया। उस कागज को रखते ही ध्रुव के दिमाग में एक सवाल आया, ना जाने इस तकनीक में ऐसी क्या खास बात है, आखिर है तो ये एक क्लास 1 की तकनीक ही। फिर उसे ये सोचते हुए हंसी आ गई कि एक क्लास 1 की तकनीक सदियों से उसके दल की रक्षा कर रही थी। वहीं उसके मन में ये सवाल भी चल रहा था, क्या होता अगर मैं इरा से वो क्लास 2 की तकनीक ले लेता। सच तो ये था कि ध्रुव ने बहुत मुश्किल से इरा को उस तकनीक के लिए मना किया था। उसका दिमाग तो उसे इरा की तकनीक चुनने को कह रहा था, लेकिन उसने आखिरकार अपने दिल की सुनी। लेकिन उसे अब थोड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि ये क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक सिर्फ बहुत ताकतवर नहीं थी, बल्कि बहुत महंगी भी थी। अपने माथे को रगड़ते हुए ध्रुव इस बात का अफसोस मनाने लगा, लेकिन वो भी जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इरा से वो तकनीक मांगे। तभी उसकी अंगूठी के अंदर से विदुर ने कहा, फिक्र मत करो ध्रुव, कुछ क्लास 1 की खास तकनीकें ऐसी भी होती हैं जो क्लास 3 की तकनीकों से भी ताकतवर होती हैं, और इसीलिए वो खास होती हैं। ये सुनकर तुरंत ध्रुव ने अंगूठी को देखते हुए कहा, तो क्या मुझे जो क्लास 1 की तकनीक मिली है वो क्लास 3 से ज्यादा ताकतवर है? ध्रुव ने उत्साहित होकर यह सवाल पूछा था। उसे लगा जैसे कोई खजाना उसके हाथ लगा था, लेकिन विदुर ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद? यह सुनकर ध्रुव का सारा उत्साह खत्म हो गया। उसने सोचा कि शायद विदुर ठीक ही कह रहा था,
हो सकता है कि ये तकनीक अद्भुत हो, और ये भी हो सकता है कि ये तकनीक ध्रुव के किसी काम ही नहीं आए। और आगे क्या होना है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तभी विदुर ने ध्रुव की उदासी देखकर कहा, अच्छा चलो मैं बता ही देता हूं, तुम्हारे हाथ जो क्लास 1 की हाई लेवल की तकनीक आई है वो शायद तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आएगी। ये सुनकर ध्रुव को थोड़ा गुस्सा आया। उसने विदुर से एक बेहतर जवाब की उम्मीद की थी, लेकिन विदुर ने तो उसकी बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी थी। विदुर ने देखा कि ध्रुव उसकी बात पर उदास हो गया था, इसलिए बात संभालते हुए उसने कहा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मेरे पास इरा से भी खतरनाक तकनीकें हैं, और वैसे भी ये तकनीकें किसी काम की नहीं है अगर तुम्हारा रैंक बहुत कम हो। इसलिए अपनी ट्रेनिंग जारी रखो और तकनीकों की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दो। सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें नई तकनीकें सिखा दूंगा। देखना, आगे जाकर तुम इरा से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। आखिर उसका परिवार। ये कहते ही विदुर ने अपनी जुबान पर लगाम लगाया ताकि इरा का राज गलती से खुल ना जाए। लेकिन ध्रुव ये सुनकर थोड़ा निराश हो गया था। उसे लगा कि उसके आचार्य गलती से बोलते बोलते इरा के उस राज पर से पर्दा हटा देंगे, जिस राज को जानने की इच्छा ध्रुव के दिल में बचपन से थी। लेकिन अपना ध्यान उस राज से अलग करते हुए ध्रुव ने सोचा कि उसे फिलहाल एकलव्य रैंक के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक तरह से ये ताकतवर बनने का पहला बड़ा कदम था। इस बड़े कदम के बाद ही वो लारा से लड़ने के बारे में सोच सकता था। खास तकनीक के पता लगाने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पहले से ज्यादा खाली दिखने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 0 रैंक के 7 सितारों से कम वाले अब ट्रेनिंग छोड़कर दल के बाकी काम संभालने लगे थे। वहीं बाकी बचे लोग पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे थे। हर कोई यही चाहता था कि उसका रैंक जल्द से जल्द बढ़ता जाए। साफ आसमान में तपते सूरज ने चमकते हुए पूरे मैसोडोरिया को तपने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त वहां तेज हवाएं चल रही थी, जिससे लोगों को गर्म हवा के थपेड़े पड़ रहे थे। यहां तक कि पहाड़ों से आमतौर पर ढके हुए जंगल में भी सूरज की गर्माहट बहुत साफ महसूस हो रही थी। इस भट्टी से तपते जंगल में इस वक्त 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। दोनों इतनी फुर्ती से अपनी तकनीकें आजमा रहे थे कि जैसे ही उनके हाथ टकराते उससे एक तेज हवा का झोंका निकलता जो पेड़ों की लटकी पत्तियों को जमीन पर ले आता। ये लोग कोई और नहीं बल्कि ध्रुव और इरा थे, जो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। दिखने में तो वो हमले खतरनाक नहीं लग रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराते तब समझ आता कि दोनों कितनी आसानी से ताकतवर तकनीकों का इस्तेमाल कर उस जंगल में हाहाकार मचा रहे थे। तभी इरा का हाथ ध्रुव के जबड़े पर लगा, जिसके झटके से वो 2 कदम पीछे हो गया। वहीं इरा के हाथों में भी काफी चोटें आ रखी थी। ध्रुव को पीछे होता देख इरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। उसके हाथों पर इस वक्त सुनहरे रंग की शक्तियां मंडरा रही थी। उसकी मार महसूस कर ध्रुव ने मुस्कुराती हुई इरा को देखकर खुद से कहा, यह सचमुच बहुत ताकतवर है। ये कहते ही उसने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए इरा पर हमला किया, जिससे जमीन पर जमी हुई धूल हवा में उड़ने लगी। ध्रुव को अपनी ओर तेजी से आता हुआ देख इरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और जैसे ही उसने ध्रुव का हाथ अपनी ओर आते हुए देखा, उसने बचाव में अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। तभी इरा ने देखा कि यह सिर्फ ध्रुव की एक चाल थी। ध्रुव ने इरा को धूल उड़ाकर कंफ्यूज कर दिया था, और असलियत में वो तेजी से आकर इरा से कुछ आधे फुट की दूरी पर रुक गया था, जिसे इरा ने हमला समझकर अपना हाथ तो उठाया, लेकिन वो ध्रुव को छू भी नहीं पाई। इस चाल को देखकर वो इम्प्रेस हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि ध्रुव अपनी तेजी के साथ अब खेलने लगा था। लेकिन जैसे इरा को लगा कि लड़ाई खत्म थी, ध्रुव ने अपना हाथ उठाते हुए इरा की तरफ छलांग मारते हुए कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट!